अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो है ना सेल साइकिल का जो नेक्स्ट फेज़ है एम फेज़ में मियोसिस, उसको स्टडी करेंगे। कल हमने माइटोसिस के अंदर जो है ना आपको बताया था कि दो डॉटर सेल्स बनेंगे और जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहेंगे। यानी 2n में अगर माइटोसिस होती है तो 2n ही रहेंगे डॉटर सेल्स, और अगर 1n सेल में मियोसिस होती है तो 1n ही जो है वो डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेरेंटल सेल, जिसको देखते हुए उसी जैसे डॉटर सेल बनते चले जाएंगे विदाउट एनी चेंज। आइडेंटिकल एक जैसे सेल बनेंगे। ठीक है, सो जो लोग सलाम कर रहे हैं उन तमाम को वालेकुम अस्सलाम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज कॉल्ड मियोसिस। सर जी मैसेंजर पर कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनका आंसर तो बता दें प्लीज़। बेटे जब देखूंगा फिर बता दूंगा, अभी मैंने देखे नहीं है मैसेंजर। कर्नाटक और फाइबर दोबारा बता दें। बेटे ये तो 9th क्लास में लिखे हुए हैं, आप एंट्री टेस्ट की क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा ना अकल को भी हाथ मारा करें। हाँ जी, बाकी बच्चे बताएं जी कर्नाटक और फाइबर्स क्या होते हैं, ताकि जिसने पूछा है उसका भी फ़ायदा हो जाए और बाकियों का भी रिवाइज हो जाए। हाँ जी, कर्नाटक और फाइबर्स की डेफिनेशन बता दें। ठीक है, वीडियो बेटे मेरी पता नहीं कहाँ गई, मैंने सेव की हुई थी तो मैंने कल डाउनलोड करने की कोशिश की है, तो वो आगे से कहता है डाउनलोड नहीं हो सकती, पता नहीं कहाँ गई है। ओ दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इन योर फोन। मैं कहा अच्छा ही मर्ज़ी है आपकी। ठीक है अब दोबारा मुझे वो वीडियो ढूंढनी पड़ेगी, फिर मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। चलें मियोसिस स्टार्ट करते हैं बच्चों। मियोसिस के बारे में कुछ बातें बता दूं आपको। मियोसिस जो है ये आमतौर पर सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होती है, ये हैप्लॉयड सेल्स में नहीं हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में हो सकती है। ठीक है, शाबाश। दैट अटैच विद, मैंने कल लेक्चर नहीं लिया, खुद ही पढ़ा। चलें फिर आप लेक्चर ले लेना, क्योंकि और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आपके मिस हो गए होंगे। सो यू शुड टेक लेक्चर, आपको लेक्चर लेना चाहिए ताकि आपका हर्ज ना हो बेटी। ठीक है, मेरे कहने पे, मेरी रिक्वेस्ट पे ले लें लेक्चर। ले मियोसिस जो है ना ये एक स्पेशल सेल डिवीजन है, स्पेशल सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ ओनली इन डिप्लॉयड सेल्स, ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होती है, और डिप्लॉयड सेल में होने के बाद ये 2n सेल्स को 1n में कन्वर्ट कर देती है, और 4 डॉटर सेल्स एक मियोसिस की डिवीजन के नतीजे में पैदा होते हैं। जब ये होगी मियोसिस, जिन सेल्स में होगी उन सेल्स को ये हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट कर देती है। सो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। उसके बाद आप एक बात याद रखें कि जो मियोसिस है ना ये आमतौर पर जर्म लाइन सेल्स के अंदर होती है, जर्म लाइन सेल्स। इसके नतीजे में स्पर्म पैदा होते हैं और एग्स पैदा होते हैं एनिमल्स के अंदर। ठीक है, एनिमल्स के अंदर ये जर्म लाइन सेल्स के अंदर होती है। प्लांट्स के अंदर ये स्पोरोगोनियम में या स्पोर मदर सेल्स में होती है, जिसके नतीजे में स्पोर्स पैदा होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है। एनिमल्स के अंदर ये स्पर्म और एग पैदा होते वक्त होती है, और प्लांट्स में ये स्पोर्स जब पैदा हो रहे होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उस वक्त होती है। सो गमीट फॉर्मेशन इन एनिमल्स and spore formation in plants is carried out with the help of uncle meiosis. So अगर ये नहीं होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में
नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन नहीं रह सकेंगे। ये बात हम सिग्निफिकेंस के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। सो ये तो मैंने जनरल बातें आपको बता दी, एमसीक्यूज में आपने याद रखनी है और लिख भी लें तो बेहतर है। अब हम देखते हैं कि मियोसिस कितनी स्टेजेस में होती है। मियोसिस 2 स्टेजेस में होगी, 2 स्टेजेस में होगी। एक को हम कहेंगे मियोसिस 1, दूसरी को हम कहेंगे मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है, सिंपल सी बात है, ये 2 डॉटर सेल्स पैदा करेगी और मियोसिस 2 में फिर उन्हीं 2 से मजीद जो है ना 4 उन्हीं 2 से मजीद 4 सेल पैदा हो जाते हैं। फंजाई में भी होती है जी, बिल्कुल फंजाई में भी होती है, स्पोर्स की फॉर्मेशन के दौरान होती है। ठीक है, लें स्टूडेंट्स, अब हमने मियोसिस 1 को भी डिवाइड करना है मजीद 2 फेजेस के अंदर, कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। फिर कैरियोकाइनेसिस 1 को भी हम 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1। ठीक है सर, क्या जर्म सेल्स में माइटोसिस होगी? हाँ, मेरा दिल तो कर रहा है मैं पिस्तौल लेकर आ जाऊं। मैं मियोसिस पढ़ा रहा हूं और मियोसिस के अंदर ही आपको मैंने जर्म लाइन सेल्स का जिक्र किया है। थोड़ा सा अकल को हाथ मारा करें। लें जी, मियोसिस 1 को हम डिवाइड करेंगे कैरियोकाइनेसिस 1 में और साइटोकाइनेसिस 1 में। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस 1, ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस 1 को फिर हम मजीद डिवाइड करेंगे 4 फेजेस के अंदर, जिसमें हम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 क्या नाम लेंगे। और यहाँ पे फिर मियोसिस 2 को भी हम मजीद डिवाइड करेंगे 2 फेजेस में। ठीक है, जिनमें से पहली फेज होगी कैरियोकाइनेसिस 2 और दूसरी फेज होगी साइटोकाइनेसिस 2। एक मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। अगर ये एक आपका सेल है, ये एक जर्म लाइन सेल है, जब इसके अंदर मियोसिस 1 होगी तो इसके नतीजे में 2 सेल्स पैदा होंगे। मियोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल्स पैदा होंगे। फिर इन दोनों में मजीद मियोसिस 2 होगी। ये एक आपके सामने जनरल सा ओवरव्यू दिया मैंने। मियोसिस 2 के नतीजे में उन 2 सेल से मजीद 4 सेल्स पैदा हो जाएंगे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है जितना मैंने 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे लिख दिया। दिस इज़ अ कंप्लीट मियोसिस जो कि आपको नज़र आ रही है। दिस इज़ द पेरेंटल सेल और ये 4 आपको नज़र आ रहे हैं डॉटर सेल। 2 पहले मियोसिस 1 के नतीजे में पैदा हुए हैं और उन्हीं 2 से आगे मजीद 2 सेल्स मियोसिस 2 के नतीजे में पैदा हुए हैं, जिसके नतीजे में 4 सेल्स पैदा हो गए हैं। ठीक है, ले जी, अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अच्छी बात ये होगी कि आप कमेंटिंग बिल्कुल ना करें। जब मैं आपको टाइम दूंगा फिर आप लोग बातें चाहते कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस 1 स्टार्ट करेंगे, यानी मियोसिस 1। इसके अंदर भी आपको पता सबसे पहली फेज प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 सबसे लेंथी फेज होती है बच्चों मियोसिस की, सबसे लेंथी फेज। ठीक है, लें जी, प्रोफेज 1 मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा लेंथी फेज होती है मियोसिस की, और इसको मज़ीद 5 फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। और ये माइटोसिस की प्रोफेज से टोटली डिफरेंट होती है। इसके अंदर उस तरह से क्रोमोसोम अलाइन नहीं होते जैसे माइटोसिस में हुए थे। इसके अंदर 5 मजीद फेजेस होंगी। उनको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। L, Z या Z कह लें, P, D, D। अब ये आप लोगों ने कमेंट करना है, क्योंकि ये आपको पता है एंटी-टेस्ट के MCQs को याद कर रहे हैं आप। मुश्किल चीज़ों को आसान ट्रिक की फॉर्म में याद करना है। L, Z, P, D, D, ये 5 फेजेस हैं प्रोफेज 1 की, जिनमें पहली है लेप्टोटीन, दूसरी है ज़ाइगोटीन, तीसरी है पैकेटीन, चौथी है डिप्लोटीन
और पांचवी है डायकिनेसिस। सो पांचों फेजेस के नाम और इनका सीक्वेंस याद करने के लिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल फार्मूला LZPDD। सो ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट्स में लिख दें ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ताकि जब भी मैं आप लोगों को ये बताऊं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इससे अगली फेज कौन सी है और इससे पहली फेज कौन सी है। ठीक है, कैरियोकिनेसिस से पहले जो इंटरफेज हुई थी उसके बारे में एक MCQ आएगा आपके पास कि इंटरफेज ऑफ मियोसिस लैक्स कौन सी फेज। ठीक है, मियोसिस से पहले जो इंटरफेज होती है उसमें कौन सी फेज नहीं होगी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, नन। इस MCQ को भी सॉल्व कर लें, ये भी पास पेपर में आया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड। G2 फेज की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे जो काम G2 फेजेस में होता था उसकी मियोसिस के अंदर ज़रूरत नहीं है, मियोसिस की इंटरफेज में उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये MCQ आपने याद कर लेना है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फेजेस के पास। ठीक है, पहली फेज L मीन लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के बारे में आपने जो चीज़ें हैं वो याद करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने ये बताना है क्रोमोसोम नज़र आना स्टार्ट होंगे, नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे, थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्रोमोसोम्स की ये विजिबल होंगे और इनकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। कंडेंसेशन स्टार्ट्स, लेकिन एक बात याद रखें, कंप्लीटली कॉन्डेंस नहीं होंगे, कंप्लीटली कॉन्डेंस नहीं होंगे, मतलब जितनी उनकी मोटाई होनी चाहिए आफ्टर कंप्लीट कॉन्डेंसेशन वो अभी लेप्टोटीन में नहीं होगी, अभी वो मोटे होना शुरू हुए हैं। सो दिस इज द डायग्राम। अगर मैं यहाँ पे आपके क्रोमोसोम बना के दिखाऊं तो ये अभी नए नए, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम था, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये तीसरा क्रोमोसोम है, ये चौथा। इनकी कंडेंसेशन स्टार्ट होने का मतलब ये है कि ये थोड़े से मोटे होना स्टार्ट हो गए, थोड़े से मोटे होना स्टार्ट हो गए, लेकिन कंप्लीट कंडेंसेशन की फॉर्म में नहीं आए। सो दिस इज द कंडेंसेशन, लेकिन ये भी सिर्फ स्टार्ट हुई है, कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियस का साइज जो है ना, जिस न्यूक्लियस के अंदर ये पड़े हुए हैं उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज, अभी न्यूक्लियस टूटा नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर ही ये सारा काम हो रहा है बच्चों, न्यूक्लियस टूटा नहीं है। सो ये लिखते चले जाएं, न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, शायद आपको याद हो, होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स होंगे वो करीब आना शुरू हो जाएंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी बुक के मुताबिक में लिखा हुआ है गेटिंग क्लोजर। अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम समझ लें अच्छी तरह, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है। हमारी बॉडी के अंदर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं एक डिप्लॉइड सेल में, इनमें से 23 फादर से आते हैं, 23 मदर से आते हैं। इन 23 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है आखिरी 23rd क्रोमोसोम जो है एक्स क्रोमोसोम तक ये नंबर जाता है। सपोज ये एक फीमेल है, ये एक फीमेल है। इसी तरह जो फादर से क्रोमोसोम आए थे वो ये हो गए, सॉरी हाँ बिल्कुल, और जो मदर से क्रोमोसोम आए हैं इस फीमेल के पास वो भी इसी तरह ही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये लास्ट पेयर जो 23rd पेयर है ये डबल एक्स है। यू नो फीमेल इज डबल एक्स, फीमेल में आखिरी पेयर डबल एक्स होता है। अब होमोलॉगस पेयर समझें क्या होता है बच्चों, फादर से यानी स्पर्म से आने वाला क्रोमोसोम नंबर 1 मदर के से आने वाले क्रोमोसोम नंबर 1 से पेयरिंग कर लेता है। 1 की 1 के साथ पेयरिंग हो जाएगी, 2 की 2 के साथ पेयरिंग हो जाएगी, 3 की 3 के साथ पेयरिंग, 4 की 4 के साथ पेयरिंग, 5 की 5 के साथ। सो दीज आइडेंटिकल क्रोमोसोम बट नॉट एक्चुअली
100% आइडेंटिकल, थोड़े से आइडेंटिकल, आई मीन क्रोमोसोम नंबर 1 जो फादर से आया है वो सिमिलर होगा मदर के क्रोमोसोम नंबर 1 से, सो ये आपस में पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, पेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर, ये करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे। 3 ये सामने लिखना चाहिए थोड़ा सा, इसको ऐसे कर लें, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4। और अगर ये मेल है, सपोज अगर ये मेल है तो ये एक्स वाई होगा, सबको पता है, तो भी 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, लेकिन फिर आखिरी वाला जो पेयर होगा वो एक्स वाई होगा। सो ये करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे, 1 से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। दीज आर होमोलॉगस। होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है कि 100% आइडेंटिकल भी हो, क्योंकि में भी हो सकता है जो फादर से क्रोमोसोम नंबर 1 आ रहा है उसकी जीन्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है फादर एशिया से बिलोंग करता हो और मदर ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हो, तो फिर थोड़ा सा जीन्स में फ़र्क आने की वजह से क्रोमोसोम में हल्का सा, लेकिन फिर भी वो सिमिलर ही होंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलॉगस। होमो मीन सेम बट नॉट 100% सेम, दे आर सिमिलर। सो लेप्टोटीन में ये वाले काम हो जाएंगे जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट स्टार्ट होगी बच्चों जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टार्ट होगी, ठीक है। जाइगोटीन के अंदर क्या होगा, आपका अल्लाह भला करे, जो क्रोमोसोम अभी करीब आए हैं ना वो पेयरिंग कर लेंगे। सो पेयरिंग हो जाएगी। पहले तो पेयरिंग शुरू होने लगी थी, पेयरिंग को सिनेप्सिस कहते हैं, ये इंग्लिश का वर्ड है सिनेप्सिस, जब दो चीजें मिलती हैं तो सिनेप्सिस कहते हैं। सो पेयरिंग हो जाएगी जाइगोटीन के अंदर, पेयरिंग करते हैं जी। अब क्रोमोसोम थोड़े से और कॉन्डेंस हो गए हैं, और क्रोमोसोम आपको पता किस फॉर्म में होंगे, डुप्लीकेटेड, क्योंकि वो ऑलरेडी एस फेज में डुप्लीकेट हो चुके हुए हैं। एक ये पेयर है, ठीक है, और एक ये पेयर है, ठीक है, 2 पेयर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। एक और बात यहां पे याद रखें, अभी ये फुल कॉन्डेंस नहीं हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा इनको मोड़ भी देता हूं ताकि आपको लगे वाकई ये फुल कॉन्डेंस नहीं हुए, अब ये सीधे इतनी ज्यादा मोटे नहीं हुए। इनकी पेयरिंग कैसे होती है, पेयरिंग बच्चों ध्यान से याद रखनी है। मैं आपके सामने 2 क्रोमोसोम लेकर आ रहा हूं, एक ये क्रोमोसोम है बच्चों, ठीक है, फिर टोटल होमोलॉग्स 23 होंगे। सर पेयरिंग जाइगोटीन में नहीं होती बेटे, जाइगोटीन ही पढ़ा रहा हूं मैं, जाइगोटीन में ही पेयरिंग होती है। ये देखें, दिस क्रोमोसोम इज क्रोमोसोम नंबर 5 फ्रॉम फादर एंड दिस इज क्रोमोसोम नंबर 5 फ्रॉम मदर। अब ये क्रोमोसोम ऐसे पेयरिंग नहीं करेंगे, साइड बाय साइड पेयरिंग नहीं करेंगे, जैसे हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, ये ऐसे पेयरिंग नहीं करेंगे, इनका मुंह एक दूसरे की तरफ होगा, ठीक है, यस 23 पेयर्स होंगे, इनका मुंह एक दूसरे की तरफ होगा। इसकी मिसाल बिस्किट की है, अगर आपने रियो बिस्किट देखा है, वो बिस्किट इस तरह से पेयर नहीं होता, वो ऐसे पेयर हुआ होता है, बीच में क्रीम होती है। या मेरे पास 2 बुक्स पड़ी हुई हैं सामने, मैं इन 2 बुक्स के जरिए आपको समझाता हूँ कैसे पेयरिंग होगी। सपोज ये 2 क्रोमोसोम है, ये ऐसे पेयरिंग नहीं करेंगे, ये ऐसे पेयरिंग करेंगे, ठीक है बच्चों। पेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर, ताकि उनके क्रोमैटिड्स एक दूसरे के सामने आ सके, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के सामने आ सके, ऐसे, ठीक है। ये वाली जो क्रोमैटिड है ये इसके सामने और ये वाली इसके सामने, अगर वो ऐसे करेंगे तो क्रोमैटिड्स आमने सामने नहीं आ सकेंगे। सो दे मस्ट बी पेयर लाइक दिस, ठीक है जी। इज इट क्लियर? बहुत ढीले हैं आप लोग, मैसेज किया करें। ये सामने रियो बिस्किट तरह इनकी सिनेप्सिस होगी, हाईली स्पेसिफिक होगी, और याद रखें स्टार्टिंग पॉइंट कोई नहीं होता। अब ये जो आपके सामने पेयर है, अगर हम इस पेयर को लें या इसको हम बड़ा करके देखें तो एक ये क्रोमोसोम है, खूबसूरत हो जा, लें जी, एक ये क्रोमोसोम है, ओहो खूबसूरत क्यों नहीं बन रही है, अब बन रहा है खूबसूरत। एक ये क्रोमोसोम है, ले जी, ये क्रोमोसोम है। अब ये जो आपके सामने पेयर है, दिस पेयर इज नोन एज
बाइवैलेंट। इसको बाइवैलेंट क्यों कहते हैं? गिने, क्रोमोसोम एक, क्रोमोसोम नंबर 2। इस एक पेयर के अंदर बच्चों 2 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, बट ये केमिस्ट्री नहीं हो रही, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बाइवैलेंट है क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम है। अब आप मुझे बताएं, इन ईच बाइवैलेंट 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, सॉरी 2 क्रोमोसोम्स are present which are alpha unreplicated, ये unreplicated है, बीटा replicated, डेल्टा डिलीटेड, और सॉरी सीटा था ये चार्ली, और डेल्टा कर लें ऑल। ठीक है, बताएं। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने एमसीक्यूज लिखा है कि जो बाइवैलेंट के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होंगे उनकी शक्ल देखें कैसी है। रेप्लिकेटेड शक्ल में दिखाई दे रहे हैं कि अनरेप्लिकेटेड शक्ल में दिखाई दे रहे हैं? किस शक्ल में दिखाई दे रहे हैं? शाबाश, दे आर इन रेप्लिकेटेड फॉर्म। सो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। ये दोनों आपस में सिस्टर हैं और ये दोनों आपस में क्या हैं जी? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है जी। तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम के हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम के हैं। सो टोटल क्रोमैटिड्स 4 हैं। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज टेट्राड। बाइवैलेंट कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम 2 हैं, और टेट्राड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्रोमैटिड्स 4 हैं, 2 इस क्रोमोसोम के और 2 इस क्रोमोसोम के। क्यों है? क्योंकि मियोसिस की जो इंटरफेस थी उसके अंदर हो चुकी क्या? रेप्लिकेशन। सो टेट्राड कहलाएगा। पेयरिंग हो गई है जी, पेयरिंग बड़ी प्यारी थी, सिनेप्सिस कहलाई। पेयरिंग के रिजल्ट में जो आपके सामने पेयर आया है उसको हम बाइवैलेंट या टेट्राड कहते हैं, और जो ये जो पार्टनर है होमोलॉगस पेयर का, इसको होमोलॉग कहते हैं, होमो। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत जो फेज है वो स्टार्ट होगी। उस फेज को हम नाम देंगे बच्चों पैकिटीन। पी से, जेड खत्म हो गई है, पी स्टार्ट हुई है। पैकिटीन सबसे लंबी फेज है, प्रोफेज 1 की भी सबसे लंबी फेज पैकिटीन है। ये घंटों, दिनों, इवन सालों तक चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, और नंबर 2 पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है। पेयरिंग कंप्लीटेड, अच्छी तरह सिनेप्सिस की जो पेयरिंग है कंप्लीट हो जाती है। अब देखें, लेप्टोटीन में पेयरिंग शुरू नहीं हुई, लेप्टोटीन में खाली करीब आना शुरू हुए। फिर ज़ाइगोटीन में पेयरिंग स्टार्ट हो गई, पेयरिंग हो गई, और पैकिटीन में पेयरिंग कंप्लीट, अच्छी तरह उन्होंने जफ्फी डाल ली। सो पेयरिंग कंप्लीटेड। पेयरिंग के कंप्लीट होते ही ये मजीद थिकनेस हो जाएगी क्रोमोसोम में। इसका मतलब कंडेंसेशन कॉन्टिन्यूज, कंडेंसेशन स्टिल कॉन्टिन्यूज, अभी तक कंडेंसेशन चल रही है। मतलब ये है कि क्रोमोसोम थिक होते चले जा रहे हैं, और न्यूक्लियस अभी तक गायब नहीं हुआ। 2 पेयर्स के साथ मैंने काम स्टार्ट किया है, सो मजीद थिक हो गए। देखे ना, ये वाले क्रोमोसोम पिछले वाले सेल के मुकाबले में ज़्यादा मैंने थिक बनाए हैं। सो कंडेंसेशन अभी भी हो रही है, मीन अभी भी ये मजीद कंडेंस और मोटे होते चले जा रहे हैं। अब इसके 4 जो क्रोमैटिड्स हैं, दे विल गेट क्रॉस्ड विद ईच अदर, और इसको हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर करके दिखाते हैं जी आपको, खूबसूरत सी क्रॉसिंग ओवर करेंगे इन द न्यूक्लियस, खूबसूरत सी क्रॉसिंग ओवर करने जा रहे हैं हम लोग। ये बच्चों दूसरे वाले नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के साथ ऐसे क्रॉस कर जाएगा। जहां पे ये क्रॉस करेगा ना, उस जगह को कियास मेटा कहेंगे। दूसरा पेयर भी इसी तरह करेगा, ठीक है। जिस जगह पे
वो क्रॉस करेगा ना क्रोमोसोम के साथ दूसरे के साथ, उसको हम कियास्मेटा कहेंगे। सो पॉइंट ऑफ या साइट ऑफ एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा, एक्सचेंज होंगे सेगमेंट्स। कैसे एक्सचेंज होंगे, जिस जगह पर बच्चों ये क्रॉस कर रहे हैं ना, ये जगह तब्दील कर लेंगे, अपने पार्टनर को दे देगा ये वाला क्रोमोसोम इतनी सी जगह, और वापस पार्टनर से उतनी ही जगह ले लेगा। इसको अगर मैं एचडी में दिखाऊंगा आपको, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, अब मैं आपके सामने एचडी के अंदर ही आपके सामने करने लगा हूं बच्चों। एक ये कियास्मेटा बना आपका, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज कियास्मा। ये सिंगल कियास्मा है और प्लूरल कियास्मेटा कहलाता है, ये भी कियास्मा है। अगर एक जगह पर कियास्मा बने तो सिंगुलर कहेंगे, ज्यादा जगहों पर बने कियास्मेटा कहेंगे। ये फिक्स तादाद नहीं होती, सम टाइम बहुत ज्यादा जगहों पर कियास्मेटा बन जाते हैं, सम टाइम कम जगहों पर बनते हैं, सो मर्जी है। जहां पर कियास्मेटा बनेगा, कियास्मेटा बनने के बाद क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, और जब ये अलग हो जाएंगे ना क्रोमोसोम, तो उतना हिस्सा इसका तब्दील हो चुका होगा, इतना हिस्सा इसका क्या हो चुका होगा, तब्दील। अब ये वाला जो पार्ट है ये इसका अपना नहीं है, ये दूसरे पार्टनर का है जो इसने उससे छीन लिया है, इसीलिए इस क्रोमोसोम के अंदर भी तब्दीली आ चुकी हुई है। सो दे आर आपस में नॉन सिस्टर। सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान एक्सचेंज हुआ है, किसका, सेगमेंट का। इतना हिस्सा इसके पास चला गया और इतना ही हिस्सा इसने उससे ले लिया, लेन देन कर लिया। सो जिन जगहों पर यह काम हुआ उन जगहों को कियास्मेटा कहते हैं। इसीलिए जो है ना, ये काम बहुत ज़्यादा क्रूशल है। सेल साइकिल अगर 24 घंटे का होता है तो पैकेटीन फेज ईयर्स तक कैसे रह सकती है? बेटे 24 घंटे का तब होगा जब माइटोसिस हो रही होगी। माइटोसिस के साथ 24 घंटे का है, मियोसिस के साथ 24 घंटे का नहीं है, ठीक है। मियोसिस के साथ बहुत लंबा भी हो सकता है। सो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा, एक्सचेंज करने का फ़ायदा क्या होगा, जीन्स रीशफल हो जाएंगे। जीन्स, इसके जीन्स जो थे वो इस पे चले गए और इसके जीन्स इधर चले गए। सो इनका जो लोकाई होगा वो सेम होना चाहिए। ये ना हो कि इधर का क्रोमोसोम का हिस्सा इधर वाले के साथ क्या कर रहा हो, क्रॉसओवर, आपस में सामने वाले के साथ क्रॉसओवर करेगा, ताकि सेम जीन्स, आप अगर ब्लड ग्रुप की जीन इधर है तो इधर भी ब्लड ग्रुप की जीन होनी चाहिए। हो सकता है यहाँ में ब्लड ग्रुप ए की जीन थी वो इस पे चली गई, यहाँ ब्लड ग्रुप बी की जीन थी तो वो इसमें आ गई। सो सेम लोकस पर क्रॉसओवर होगा और ये काम बहुत लंबे अरसे तक भी चल सकता है, क्योंकि इसी से रिकम्बिनेशन, इसी से तब्दीलियाँ, इसीलिए तो इवन सगे बहन भाई जो कि एक ही माँ बाप के होते हैं वो भी आपस में एक जैसे नहीं होते, उनकी भी शक्लें तब्दील होती हैं। एक शीदा, एक मीदा, एक गोल्डी तो एक रोल्डी, तो सारे डिफरेंट होते हैं। दैट इज ड्यू टू क्रॉस ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर हो गई पैकेटीन के अंदर। क्रॉसिंग ओवर के बाद अब ये क्रोमोसोम का जो पेयर है ये डिप्लोटीन के अंदर रिपेल करना स्टार्ट करेगा। डिप्लोटीन के अंदर रिपेल करना स्टार्ट करेगा। अभी वो पेयर बना हुआ है ना, पेयरिंग हुई हुई है, अभी वो पेयर्ड है, और फिर वो अलग होना स्टार्ट होगा। अलग होने के लिए दे होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या करना स्टार्ट होंगे, सबको पता है, दे विल स्टार्ट रिपेल। ये रिपेल करना स्टार्ट होंगे, ठीक है, रिपेल करना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ये रिपेल करेंगे तो सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। बिगिन सेपरेशन, कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, ये बड़े प्यारे प्यारे से पॉइंट्स हैं, कहां पे शुरू कहां पे खत्म। देखिए कंडेंसेशन स्टिल चल रही है। कंडेंसेशन लेप्टोटीन से शुरू हुई है और डिप्लोटीन आ गया, अभी तक कंडेंसेशन चल रही है। पेयरिंग जाइगोटीन में स्टार्ट हुई, पैकेटीन में कंप्लीट हुई, और जो डिप्लोटीन है इसमें क्या स्टार्ट हो गई है, सेपरेशन, पेयर अलग होना स्टार्ट हो चुका हुआ। सो पेयर बना ही क्यों, तो पेयर इसलिए बना ताकि वो क्रॉस ओवर हो सके, इसलिए बना। कोई जो है ना, आप लोगों से पूछ ले भाई, अगर इन्होंने अलग ही होना था तो पहले मिले क्यों, बड़ा इनमें प्यार है, और भाई इसलिए मिले ताकि वो क्रॉस ओवर कर सके, ताकि वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर सके। सो सेपरेशन बिगिन हुई है, कंप्लीट नहीं हुई, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। और दे आर यूनाइटेड एट कियास्मेटा। जहां जहां कियास्मेटा था ना
वहां से अभी भी ये होमोलॉगस क्रोमोसोम जुड़े हुए होंगे। सो क्यासमेटा जहां पे स्टैब्लिश हुआ था, बना था, वहां पे अभी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं। एटलीस्ट एक क्यास्मा जरूर होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आखिरी फेज है डायकिनेसिस। आखिरी फेज क्या है? डायकिनेसिस। अब आपको मैं बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूं, इसके अंदर कंडेंसेशन मैक्सिमम हो जाएगी। कंडेंसेशन रीचेस टू इट्स मैक्सिमम यानी कंप्लीट। इसके बाद मजीद कंडेंसेशन नहीं हो सकती। सबसे मोटे क्रोमोसोम डिप्लोटीन में, सॉरी डायकिनेसिस में आपको नजर आएंगे, सबसे मोटे क्रोमोसोम। सो मजीद मोटे कर दिए मैंने, ठीक है, मजीद मोटे क्रोमोसोम है, थोड़ा और बड़ा कर लें ताकि दूसरा पेयर भी बनाए। देखिए मैंने फुल कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स आपके सामने शो किए हैं। कंडेंसेशन रीचेस टू इट्स मैक्सिमम। और जो डिप्लोटीन के अंदर सेपरेशन स्टार्ट हुई थी, वो भी सेपरेशन जो है कंप्लीट हो चुकी होगी, सेपरेशन भी कंप्लीट हो चुकी होगी। होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेपरेशन जो डिप्लोटीन में स्टार्ट हुई थी वो डायकिनेसिस में कंप्लीट, लेकिन अभी भी ये एक पॉइंट पर जुड़े हुए होंगे, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे सेपरेशन कंप्लीट हो गई है। अब आके ये न्यूक्लियस और जो बाकी सारी चीजें हैं जो गायब हो जाती हैं वो गायब हो जाएंगी। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर और माइटोटिक अपरेटस जो है ना वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज होना तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो मेटाफेज के अंदर आपकी बुक में लिखा हुआ कंप्लीट होगी। यहां पे मैंने गलती से पूरा न्यूक्लियस लिख दिया, थोड़ा सा डिफरेंस बच्चों यहां पे याद रखें, थोड़ी सी मिस्टेक मुझे मेटोसिस के वाले से हो गई। न्यूक्लियोलस सिर्फ गायब हो जाएगा डायकिनेसिस के अंदर, न्यूक्लियस नहीं गायब होगा। ओनली न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, ओनली न्यूक्लियोलाई विल डिसअपियर, यानी न्यूक्लियस स्टिल प्रेजेंट, न्यूक्लियोलाई विल डिसअपियर, न्यूक्लियस इज स्टिल प्रेजेंट। ये बात एक बार कमेंट कर दें कि मियोसिस के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर न्यूक्लियस मेटाफेज में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। न्यूक्लियस, बल्कि ये मैं एमसीक्यूज ही लिख देता हूं, इन मियोसिस 1 न्यूक्लियस विल बी ब्रोकन डाउन इन कौन सी फेज, ठीक है। तो आपने बताना है अल्फा प्रोफेज 1, बीटा आपके पास है मेटा फेज 1, चार्ली है एना फेज 1, डेल्टा है टीलो फेज 1। सो स्टूडेंट्स यू शुड आंसर दिस एमसीक्यू। अभी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं हुई, बिल्कुल अभी ब्रेक नहीं हुई, मैंने इसीलिए ये एमसीक्यू लिख दिया ताकि बच्चे बाद में परेशान ना हो, ठीक है। So here is the start of metaphase. Prophase has been completed. अब मेटाफेज स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी। प्रोफेज मैंने कंप्लीट कर दी, ठीक है। प्रोफेज के बाद क्या आ रही है? मेटाफेज। मेटाफेज 1 के अंदर मैंने आपको बताया क्या क्या होगा। न्यूक्लियस अब और डिसऑर्गेनाइज होगा। न्यूक्लियस मेटाफेज 1 के अंदर डिसऑर्गेनाइज होगा। उसके अलावा मेटाफेज के अंदर ही स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट भी होंगे और अटैच भी होंगे। यानी एक और डिफरेंस आ गया, स्पिंडल फाइबर्स भी प्रोफेज के अंदर अटैच नहीं हो रहे, मेटाफेज के अंदर अटैच हो रहे हैं। ये मेरा फेज किसने लिखा हुआ है? मेटाफेज बेटे, मेरा फेज है, ठीक है। सो थोड़ा सा डिफरेंस माइटोसिस से क्या आया कि माइटोसिस में जो न्यूक्लियस प्रोफेज में गायब होता था
वो न्यूक्लियस अब मेटाफेज में गायब होगा। बस इतना सा फर्क है, मीन थोड़ा सा डिले हो गया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस अब डिसअपीयर हो गया, वेरी गुड। अब मेटाफेज के अंदर न्यूक्लियस डिसअपीयर हो गया है। सो हम बना रहे हैं जी मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर न्यूक्लियस जो था, जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम के पेयर मैंने आपको पढ़ाए, वो अब डिसअपीयर होने लगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस डिसअपीयर कर दिया मैंने। सेंट्रियोल्स में से स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे और वो अटैच भी हो जाएंगे, ठीक है, अटैच भी हो जाएंगे। अटैच होने के साथ साथ अब ये मेटाफेज प्लेट बनाएंगे, लेकिन ये जो मेटाफेज प्लेट होगी ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मेटाफेज प्लेट जो इक्वेटर पे बनेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। बना के चेक करते हैं क्या डिफरेंस आएगा मेटाफेज प्लेट के अंदर। लें बच्चों, ये हमारा एक सेल है और ये इसके सेंट्रियोल है। इसकी मेटाफेज प्लेट में डिफरेंस देखते हैं। इसकी मेटाफेज प्लेट इक्वेटर पे तो बनेगी लेकिन पेयर वाइज बनेगी, ऐसे सिंगल सिंगल क्रोमोसोम नहीं आएगा, पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम आएंगे। और जो कैनाटोकोर फाइबर हैं वो इस तरह कैनाटोकोर पे अटैच हो जाएंगे। नॉन कैनाटोकोर मैंने आपको बताया था आपस में अटैच होंगे, इंटरडिजिटेट करेंगे, इंटरडिजिटेट करेंगे, ठीक है, इंटरडिजिटेट। ये नॉन कैनाटोकोर हो गए जो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरडिजिटेट। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा ये एस्ट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल्स भी ओरिजिनेट हो जाएंगे। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ बच्चों मेटाफेज 1। अब यहाँ पे आपके सामने मैं एक एमसीक्यू नोट करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने मैं एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूँ। इन मेटाफेज 1, इन मेटाफेज 1 each chromosome receive कितने फाइबर्स फ्रॉम बोथ पोल्स, ठीक है। अल्फा है 1, बीटा है 2 और चार्ली है 3, डेल्टा है 4। इसको सॉल्व करें जल्दी से बच्चों। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन मियोसिस 1, ये क्या बच्चों कमेंट किया है, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन, न्यूक्लियस जो है ना वो प्रोफेज 1 तक प्रेजेंट था, मेटाफेज 1 में गायब हो गया। इस एमसीक्यू को सॉल्व करें बच्चों। चेक करें हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पे कितने फाइबर्स दोनों साइड से आके अटैच हो रहे हैं। चलें, जिन्होंने एक जवाब दिया वो ठीक है। चेक करें, ये एक फाइबर एक क्रोमोसोम को आके पकड़ रहा है, दूसरा क्यों नहीं आ सकता इस साइड से, बिकॉज उसके सामने दूसरा क्रोमोसोम है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये पेयर है ना, अगर कोई चीज इधर से आती है, कोई तीर आता है तो वो इसको आके लगेगा, इसको नहीं लगेगा। जो इधर से आएगा वो इसको लगेगा, इसको नहीं लगेगा, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म। सो एक क्रोमोसोम को दोनों साइड से एक ही फाइबर मिल रहा है। इस क्रोमोसोम को देखें, सिर्फ एक फाइबर इधर से मिल रहा है, इस क्रोमोसोम को सिर्फ एक फाइबर इधर से मिल रहा है। सो हर क्रोमोसोम को दोनों साइड से एक ही फाइबर मिलेगा, ठीक है, 2 नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे होता तो इसका आंसर होगा 1, आंसर होगा बच्चों 1। एक क्रोमोसोम को एक फाइबर मिल रहा है, देखें, दूसरे क्रोमोसोम को दूसरा फाइबर दूसरी साइड से मिल रहा है। ओके हो गया। यानी अगर आपके सामने एक बंदा खड़ा है तो पीछे वाला उसको खींचेगा और इधर वाला इसको खींचेगा, दूसरे का तो हाथ नहीं ना पहुंच सकेगा। अब आपको मैं यहां पे क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। यहां पे फिर 2 क्रोमोसोम की किसको मिले, 2 फाइबर कौन रिसीव करेगा, ईच बाइवैलेंट। अब क्या जवाब होगा, ईच बाइवैलेंट रिसीव कितने फाइबर्स फ्रॉम बोथ पोल्स। बाइवैलेंट का बच्चों जवाब दें। अगर बाइवैलेंट का समझ आ गया तो समझो आप लोग शहजादे हैं। बाइवैलेंट का जवाब दें, शाबाश। बाइवैलेंट में दोनों क्रोमोसोम काउंट होंगे, सो 2 आंसर होगा। बाइवैलेंट को बोथ पोल से 2 क्रोमोसोम 2 फाइबर्स मिलेंगे और ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब बच्चों स्टार्ट होगी एनाफेज 1। एनाफेज के अंदर सेपरेशन स्टार्ट होगी, एनाफेज के अंदर सेपरेशन स्टार्ट होगी। सेपरेशन कैसे होगी, पूरे
क्रोमैटिड्स की या पूरे क्रोमोसोम की? तो याद रखें, जब आप लोगों का एनाफेज आएगा सो इस तरह दरमियान से डिवीजन हो जाएगी। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे बजाय क्रोमैटिड्स के सेपरेट होने के। कौन सेपरेट होगा? लिखें, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट लिख दें ताकि आपको याद हो जाए। और जब यह सेपरेशन हो जाएगी तो क्या होगा? इंडिविजुअल क्रोमोसोम पूरे का पूरा पहुंचेगा इधर, ठीक है, इधर, और इसी तरह इधर पूरा क्रोमोसोम इधर पहुंचेगा। बजाय टूटने के दरमियान से पूरे क्रोमोसोम बोथ पोल्स पर पहुंचेंगे, पूरे क्रोमोसोम। और वो जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो इस तरह आपस में अभी भी इंटरडिजिटेट कर रहे हैं। सो उनको छोड़ दें। फिलहाल ये समझे पूरे क्रोमोसोम दरमियान से नहीं टूटे, कंप्लीट क्रोमोसोम राइट पोल पर और कंप्लीट क्रोमोसोम लेफ्ट पोल पर पहुंचेंगे। सो बेसिकली दिस इज द रिडक्शन डिवीजन। यहां पे क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया, 2n से 1n हो गया। कैसे? 4 क्रोमोसोम थे ना पेरेंटल सेल में, आप देखें 2 क्रोमोसोम इस सेल को मिले हैं, 2 क्रोमोसोम इन सेल को मिले हैं। यहां पे एक और फर्क ये है कि इस एनाफेज के अंदर अनडुप्लीकेशन नहीं हुई। जैसे माइटोसिस की एनाफेज में रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम अनरेप्लिकेटेड में कन्वर्ट हो गया था क्योंकि क्रोमैटिड्स अलग हो गए थे, लेकिन यहां पे अनरेप्लिकेशन नहीं हुई। अब क्या होगा? टीलोफेज 1 होगी। टीलोफेज 1 के अंदर दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी, माइटोटिक अपरेटस फिर बिल्कुल ही गायब हो जाएगा और ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं इनके गिर्द न्यूक्लियस बन जाएगा, इनके गिर्द न्यूक्लियस बन जाएगा। सो दिस इज द न्यूक्लियस। ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियस, इसका एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम। सो जिस सेल से मैंने बच्चों ये स्टार्ट किया था वो पेरेंटल सेल में 4 क्रोमोसोम थे। अब इसमें साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस कर देते हैं ये वाली। साइटोकाइनेसिस के अंदर जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, उन 2 डॉटर सेल्स के अंदर, उन 2 डॉटर सेल्स में 2 डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट मेयोसिस और वो दोनों 1n होंगे। 2 1n डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड, बट क्रोमोसोम्स किस हालत में होंगे? क्रोमोसोम्स आर इन रेप्लिकेटेड फॉर्म। ये डिफरेंस है, उनकी अनरेप्लिकेशन नहीं हुई। बना के चेक करते हैं। 2 सेल बन गए, ये एक का न्यूक्लियस, ये दूसरा सेल और ये दूसरे का न्यूक्लियस। देखिए इनकी अनरेप्लिकेशन नहीं हुई, ये भी 1n है, ये भी 1n है। इसमें देखें क्रोमोसोम 2 हैं, पेरेंटल में 4 थे जहां से हमने शुरू किया। सो इस तरह के 2 सेल्स 1n कहलाएंगे जिसमें पेरेंटल सेल के मुकाबले में आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन ये रेप्लिकेटेड है। ठीक है, ले जी। Now in telophase there are different chromosomes. Yes, there are replicated form. They are in replicated form. सारे बच्चे इस MCQ का जवाब देंगे। अब ये साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई है, मेयोसिस 2 स्टार्ट होने लगी है। सो मेयोसिस 2 से पहले, बिफोर मेयोसिस 2 इंटरफेज होगी ना, बिफोर मेयोसिस 2 डैश इज नॉट प्रेजेंट, या डैश नहीं, इस तरह ना करें, इस तरह कर लें, डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, अल्फा है, मेयोसिस 2 से पहले कौन नहीं होगा? चलें इसमें हम कर लेते हैं मेयोसिस 2 से पहले प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन कह लें, रेप्लिकेशन कह लें, रेप्लिकेशन कह लें, और इसी तरह और कोई ऑप्शन भी बन जाएंगी। सो मेयोसिस 2 से पहले रेप्लिकेशन नहीं होगी। एस फेज तो वैसे होता ही है,
लेकिन मैंने इसका सवाल चेंज कर दिया जान के। रेप्लिकेशन नहीं होगी, एस फेज तो होता ही है, लेकिन एक्चुअल में क्या नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगी। वाई? अब आप लोगों ने जवाब देना है, क्यों मियोसिस 2 से पहले इंटरफेस में रेप्लिकेशन क्यों नहीं होगी? जवाब तो आप लोगों ने सही दिया है, बट वाई? रेप्लिकेशन क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी, जल्दी से बताएं। अच्छा जी, शाबाश, बिल्कुल सही। सो मियोसिस 2 अब कंप्लीट होगी और ये रिजेंबल करती है माइटोसिस से। ठीक है, कैसे रिजेंबल करती है ध्यान से देखना है आपने। इसकी भी आपको पता है 4 फेजेस होंगी। प्रोफेज 2, ठीक है, उसके बाद मेटाफेज 2, उसके बाद एनाफेज 2 और उसके बाद टीलोफेज 2। ठीक है बच्चों, अब ये जो आपके सामने कैरियोकिनेसिस पहले ही रेप्लिकेटेड है, शाबाश। अब आपके सारे जवाब मैंने देख लिए हैं। क्रोमोसोम्स ऑलरेडी इन रेप्लिकेटेड फॉर्म, देयर इज नो नीड ऑफ रेप्लिकेशन। पहले ही हुई है, वो तो बहुत पहले हुई थी ना, मियोसिस 1 से भी पहले हो जाती है अगर ये अनरेप्लिकेटेड होते, सो अनरेप्लिकेटेड नहीं हुए। सो बच्चों ये इस फॉर्म में है। मैं इनमें से एक सेल को यहां पे बना रहा हूं, ये इस शक्ल में है। तो इसकी प्रोफेज 1 के अंदर आपको पता है ये न्यूक्लियस गायब, न्यूक्लियोलस गायब, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो चुका हुआ, और ये मेटोटिक अपरेटस जो है ना वो इस तरह से आ गया। ठीक है, ये बाकी के फाइबर। फिर मेटाफेज स्टार्ट होगी, बिल्कुल मेटोसिस की तरह ये काम होगा। मेटाफेज में देखें क्या होगा, मेटाफेज प्लेट अब उसी तरह बनेगी, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम वाली मेटाफेज प्लेट बनेगी, ना कि डबल डबल वाली। तो इसमें देखें हर क्रोमोसोम बोथ पोल से 2 फाइबर रिसीव कर रहा है, 2 फाइबर रिसीव कर रहा है, 2 फाइबर रिसीव कर रहा है, जिसकी वजह से ये माइटोसिस जैसी लुक बन गई है। अब ये एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज 2 के अंदर, अब बताएं एनाफेज 2 के अंदर क्या होगा। एमसीक्यू लिखते हैं, एमसीक्यू क्यू लिखते हैं, डैश आर सेपरेटेड इन एनाफेज 2। ठीक है, अल्फा है होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस, हाँ जी मैं करवा दूंगा। दूसरा है क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। चार्ली है सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, और डेल्टा है नन ऑफ दीज। ठीक है, वैसे ही बोल लें। हाँ जी, एनाफेज 2 के अंदर कौन सेपरेट होगा ताकि दोबारा अनरेप्लिकेशन हो जाए? शाबाश, सिस्टर क्रोमैटिड्स नाउ विल सेपरेट। कैसे, एक छोटी सी पिक्चर बना के लेक्चर को खत्म करते हैं। कैसे सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होंगे, ये देखें, ये थे ना, ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो चुके हुए हैं। ठीक है जी, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो चुके हुए हैं। ले जी, अब ये टीलोफेज 2 होगी। टीलोफेज 2 में एक सेल में 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। टीलोफेज में एक सेल में 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे अगेन, लेकिन इसके अंदर 2 क्रोमोसोम पड़े होंगे। अब बताओ बच्चों, ये जो क्रोमोसोम पड़े हुए हैं ये रेप्लिकेटेड है कि अनरेप्लिकेटेड? अनरेप्लिकेटेड। सो इसमें अब साइटोकिनेसिस 2 होगी, और साइटोकिनेसिस 2 के अंदर मजीद जो है ना हर सेल से 2 डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम, बल्कि अगर टोटल कर लें तो 4 आ जाएंगे। 4 डॉटर सेल्स विल फॉर्म फ्रॉम 2 सेल्स। ठीक है, और वो 4 कैसे होंगे, इस तरह के, हर सेल में 2-2 क्रोमोसोम है, लेकिन अनरेप्लिकेटेड है। पेरेंटल सेल जो था, जो हमने स्टार्ट किया था बच्चों, ठीक है, वो पेरेंटल सेल 4 क्रोमोसोम वाला था, 4 क्रोमोसोम्स वाला था। उसकी एस फेज में रेप्लिकेशन हो गई, और ये जो हमने 4 डॉटर सेल्स बनाए इनमें 2 क्रोमोसोम्स हैं। सो 4 के नतीजे में 2 क्रोमोसोम वाले सेल पैदा हुए। सो ये हाफ हो गए, 2n को 1n में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए
अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम के अपीयर होने की वजह से हम कहते हैं कि इसकी रिजेम्बलेंस बिल्कुल माइटोसिस जैसी है। सो ये इस सेल से मैंने करवाया, सेम प्रोसीजर इस सेल के साथ भी होगा तो 4 कंप्लीट हो जाएंगे, 4 टोटल हैप्लॉइड सेल्स। और हैप्लॉइड में भी क्रोमोसोम्स कौन से हैं? अनरेप्लिकेटेड। अच्छा, ये जो 2 सेल बने थे ये भी हैप्लॉइड थे, ये भी हैप्लॉइड है जो 4 बने। फर्क ये है इन हैप्लॉइड सेल्स के अंदर क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड शक्ल में है, और ये जो 4 बनते हैं एंड पर, इनके अंदर क्रोमोसोम जो है ये अनरेप्लिकेटेड शक्ल में है। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड, ये दोनों भी 1n है, और ये सारे भी 1n 2 क्रोमोसोम है ना, तो 1n सारे 1n है। इनके पेरेंट्स भी 1n है, बस फर्क ये इनके पेरेंट्स रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम वाले हैं और ये खुद अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी मियोसिस कंप्लीट हो गई। ये 4 जो है ना स्पर्म भी हो सकते हैं अगर ये एनिमल्स हैं, ये 4 स्पोर्स भी हो सकते हैं अगर ये प्लांट्स हैं। सो जो भी होगा वो इसी तरह से कंप्लीट होगा। ले स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। एक छोटा सा सर्वे है, एक छोटा सा सर्वे, आपने उसका जवाब देना है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।